मित्रों नमस्कार। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आज हम मिलने आए हैं बरेली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में अध्यक्ष रह चुके और शहर के नामचीन फिजिशियन डॉक्टर अजीत साहनी साहब से बात करने। आपका बहुत अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई मुकाम आपने हासिल किए हैं। आपके पुत्र भी बहुत बुलंदियों पर हैं, एक पुत्र तो चिकित्सा के क्षेत्र में है। इन तमाम मुद्दों के लेके बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अजीत साहनी साहब से। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। डॉक्टर अजीत साहनी सर, आप बरेली में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, लंबे अरसे सेवाएं दे रहे हैं और डायबिटीज़ के मामले में तो यहाँ पर बहुत नामचीन हस्ती माने जाते हैं डॉक्टर अजीत साहनी सर। आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, इन दिनों डायबिटीज़ तो है ही, जाड़े भी आ रहे हैं, तमाम तरीके की और दिक्कतें हो रही हैं। एज ए फिजिशियन क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? धन्यवाद गंभीर जी, संजीव गंभीर जी। आपने डायबिटीज़ एक जो कि अपने आप में एक महामारी का रूप ले चुकी है पूरी दुनिया में, उसके विषय में आप कुछ जानकारी लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं। ये बहुत बढ़िया काम है और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा इस अच्छे कृत्य के लिए। हाँ, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ आज की तारीख में अब ये मान लीजिए कि 20 साल से लेके और 79 साल तक लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ से। और उसके अलावा ये मान के चलिए कि 25% लोग और पूरी जो हमारी आबादी है उसके इसी उम्र के लोग वो डायबिटीज़ के मुहाने पे हैं, जिसको कहते हैं कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। वो उनकी संभावना ये है कि आगे चलते हुए समय में वो भी डायबिटीज़ में, क्लियर कट डायबिटीज़ में आ जाएंगे। अभी वो डायबिटीज़ के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ की समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम लोग एक्सरसाइज में और खान पान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, कम रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इसको कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल बीमारी है। हम जिंदगी को गलत तरीके से जी रहे हैं, जिसका नतीजा ये है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे में जीन्स हैं, पैदाइशी जीन्स हैं डायबिटीज़ के, पर वो जीन्स मॉडिफाई हो सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल सुधार लें तो। अगर हम लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तो हमें डायबिटीज़ होनी है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके मामले में हम लोग काफ़ी सुस्त हैं। लाइफस्टाइल में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि टहलना, फिज़िकल एक्सरसाइज, ये अति आवश्यक है। आप ये मान के चलिए कि अगर 100% इलाज डायबिटीज़ का करना है तो उसमें 40% रोल जो है हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज का है, एक्टिविटी का है, जिसके मामले में हम लोग काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं, अगर हम अपने पेशेंट से कहते हैं भाई आपको एक्सरसाइज करनी सर, तो मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, चल नहीं सकता हूँ, मुझको फ्रैक्चर हुआ है पहले, तो उससे कतराते हैं। जबकि ये नहीं मालूम है कि मेरी टांगों में जो दर्द हो रहा है, अगर मेरे फ्रैक्चर भी हुआ है तो भी हमें उसमें फिजियोथेरेपी ही करनी पड़ती है, तभी तो फ्रैक्चर जो जॉइंट है वो उसमें जान आएगी। और ये जो पैरों में दर्द होता है तो उसका भी बहुत बड़ा कारण यही है। अगर हम चलेंगे तो वो पैरों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे चलने से, एक्सरसाइज करने से, ये जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, हड्डी का ढांचा आपने देखा है बिल्कुल खाली, बिल्कुल डोंज गुंज घूमता रहता है, तो उसको हड्डियों को जान जो देती है वो आपकी मसल्स देती हैं। और मसल्स आपके जो बनेंगी वो फिर सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से बनेंगी। हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम अपने शरीर में चर्बी जोड़ते चले जाएंगे, और चर्बी में तो कोई जान होती नहीं है। अगर आप 1 किलो भी चर्बी लोगे और 1 बाल्टी पानी में डाल दोगे तो वो चर्बी ऊपर ही तैरती रहेगी, पानी से भी हल्की होती है। और ज़रा सा टुकड़ा आप मांस का रखेंगे तो फट से नीचे चला गया, वो हैवी होता है। तो जान जो है वो हमारी मसल्स में होती है, चर्बी में जान नहीं होती है। पर वो हम खाने पीने के इतने शौकीन हो गए हैं और एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं हैं। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है और इसीलिए हमारे यहाँ डायबिटीज़ का जो है बोलबाला हो गया है। और महामारी का तो रूप डायबिटीज़ ने पूरी दुनिया में ले ही लिया है। और उस महामारी में बहुत अच्छा योगदान, बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारा भारत का है। ओलंपिक्स में भले ही हम बहुत कुछ ना कर पाएँ, पर हाँ, महामारी के फील्ड में तो हमें गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा। ठीक है ना? कि अच्छा,
हम चाइना से थोड़ा सा ही पीछे हैं जहाँ पे डायबिटीज़ का सवाल है, पर हमारा जो ये उपमहाद्वीप है, भारत उपमहाद्वीप, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पे डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हमारे लिए एक्सरसाइज करना है, सुबह की वर्जिश सबसे ज़रूरी है। दूसरा काम हमारे लिए यह है कि हमारे खान पान पे ध्यान रहना चाहिए कि हमें घी तेल की, आदमी कहते था मैं तो चीनी खाता नहीं हूँ। चीनी ठीक है, 1 ग्राम चीनी आपकी 4 से शुगर बढ़ा भी देगी, 1 ग्राम घी तेल बढ़ाएगा 9% से। तो घी तेल जो है वो बहुत बड़ा एक कारण है जो कि हमारी शुगर है, और हम लोगों को जो है घी तेल बहुत प्रिय है। घी तेल की ज़रूरत हमको, अगर कुछ 4 विटामिन नहीं होते, जैसे विटामिन ए के, जो कि घी तेल के ही मौजूदगी में हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, तो शायद हमें घी तेल की ज़रूरत भी नहीं होती। क्योंकि घी तेल से तो हमारे खून की नसें आप देखते हैं बड़ी टाइट हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, हार्ट के अटैक्स इससे पड़ रहे हैं, फालिज का असर सब ये घी तेल जो हमारी धमनियों में जम जाता है उसकी वजह से है। तो ये एक 4 चीज़ें ऐसी हैं, विटामिन ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, विटामिन ए हमारी आँखों के लिए ज़रूरी है, विटामिन के कहीं हमें चोट लगे तो खून रुकता है अपने आप, उसके लिए विटामिन के है, और विटामिन ई तो जो है हमारे शरीर में एंजाइमेटिक काफ़ी 20 से 30 जगह काम करता है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। इन्हीं की खातिर, इन्हीं की वजह से हमको घी तेल अगर 10 ग्राम की भी ज़रूरत है डेली की, तो इन्हीं की वजह से है। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा डायबिटीज़ का। हम डायबिटीज़ के साथ साथ हम एक और महामारी से जूझ रहे हैं, वो है मोटापा। और डायबिटीज़ का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा वेट है, मोटापा है। ख़ासकर जो हमारे विसरा में जो फैट हमारे लिवर के अंदर है, जो फैट हमारी मांसपेशियों में है, जो फैट हमारे ऑर्गन्स के अंदर है, पेंक्रियास के अंदर है, ये फैट जो है वो ख़तरनाक फैट है, जिसको कहते हैं विसरल फैट। एक होता है जो खाल के नीचे की चर्बी है, जिसको सुपरफिशियल फैट कहते हैं, वो उतना डेंजरस नहीं है, पर ये जो विसरल फैट है यही एक बहुत बड़ा कारण है हमारी डायबिटीज़ का। और जब हमारा वेट ज़्यादा होता है तो हमारा ज़्यादातर फैट जो है वो विसरा में ही होता है, और वही जो है हमारे, और फिर खाली मोटापे से सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं होती है, ब्लड प्रेशर भी उसी से होता है। ठीक है, फिर हमारे को जो स्ट्रोक पड़ता है, फालिज का असर होता है, ये भी उसी के पीछे कारण है, हार्ट अटैक भी उसी से कारण है, मतलब। और हमारे घुटने खराब हो जाते हैं। आप देखें ना कि वेट हमारा बढ़ गया, तो वेट बढ़ा तो फिर क्या होगा, सारा जो वज़न का है पूरे शरीर का, हम भारी वज़न के हैं, तो सारा शरीर का वज़न जो हमारे घुटनों पे आएगा और उसमें आएगा। तो आप देख रहे हैं आजकल घुटनों का प्रत्यारोपण का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। ये सब जो है ये हमारे वेट बढ़ने से है, फैट के ज़्यादा कंजम्पशन से है। इसके लिए मेरी एडवाइस तो यही है कि हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, हम कितने भी बिजी क्यों ना हो अपनी ज़िंदगी में, अपने कार्य में, 1 घंटा हमें अपने लिए ज़रूर देना है एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग, और कम से कम हफ्ते में 2 दिन थोड़ा सा वेट्स का इस्तेमाल करें। भले ही वो 2-4 किलो वेट्स हो जो कि आप उठाएं, उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि चलते समय आपने जो है अपने पाँव के निचले हिस्से में जो है 1-1, 2-2 पाउंड के वेट्स बांध दिए और उसको पहन के चलें हफ्ते में 2 दिन। वो भी एक वेट ट्रेनिंग है, और वो हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। दूसरा, खाने में हमें घी तेल का इस्तेमाल कम करना है। पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, मठरी, अचार, नमकीन, समोसा, आलू की टिक्की, पकौड़ी, ये तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड्स जितने भी हैं। और एक बहुत बड़ा योगदान जो है, जो कि शुगर के मामले में है और हमारी ओबेसिटी के मामले में है, जिसको वेट कहते हैं, जिसको बढ़ा हुआ वज़न कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंकल सैम का है, अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका ने हमारे यहाँ बहुत सारी अपनी कंपनीज़ खोली। आपने देखा कि वो कौन कौन से बर्गर वाली कंपनी आ गई, पिज़्ज़ा वाले कंपनी वाले आ गए, पर ये सब आपको दे क्या रहे हैं? या ठीक है, आपकी इकॉनमी तो थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, इस देश की, भारत की इकॉनमी को बढ़ाने में भी इनका योगदान रहा है, पर भारत में बीमारी बढ़ाने में भी इनका योगदान उससे कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो हम लोग फास्ट फूड्स खाते हैं, चाहे वो हमारे इंडियन फास्ट फूड्स हैं या फॉरेन फास्ट फूड्स हैं, फॉरेन फास्ट फूड्स में हमारे पिज़्ज़ा आ जाता है, बर्गर्स आ जाते हैं, अंकल चिप्स, आंटी चिप्स, कोक, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब जो हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये पेय हमें लेना, तो हम नींबू पानी ले सकते हैं ना, उससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं। हम अपने यहाँ की लस्सी ले लें, बहुत अच्छी है।
हमारे लिए बड़ी हेल्दी भी है, ये इसका एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। पर बच्चों को आजकल जो है वो टीवी के सामने हम लोग बैठा देते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास उतना टाइम नहीं होता है, दोनों वर्किंग भी हो गए हैं, तो उस वजह से बच्चा क्या करता है कि टीवी के सामने बैठ जाता है और अंकल चिप्स खाता रहता है। ये नहीं करते हैं कि हम उसको जो है थोड़ा सा ये कहें कि पार्क में एक घंटा साइकिल चला लो। अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वही नतीजा है कि आज की तारीख में टाइप 2 डायबिटीज़ एक ज़माने में हम लोग कहते थे कि 40 साल के बाद होती है, और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये 20 साल के बच्चों में भी ये टाइप 2 डायबिटीज़ मिल रही है, इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब और जब ये टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी बढ़ती चली जाएगी तो आपको अंदाजा लगेगा कि आगे चल के जो है डायबिटीज़ तो शरीर का कोई भी हिस्सा, सर के बाल से लेके और पैर के नाखून तक, उसको छोड़ती नहीं है, सबको ख़राब करती है, सबको बर्बाद करने में इसका बड़ा अहम रोल है। तो इसको कंट्रोल करना हमारी मजबूरी भी है, हमारे लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, सबसे आखिर में रोल देखिए, सबसे पहले मैंने कहा खान पान का रोल, दूसरा जो है एक्सरसाइज का रोल, तीसरा जो है फिर दवाइयाँ तो बात की चीज़ है, दवाई से तो आप कंट्रोल होंगे ही। आँखों, नसों, दिल और गुर्दे, इस पर डायबिटीज़ कैसे असर कर रही है? आँखों में सबसे बड़ा कारण यही है, आप देखिए मोतियाबिंद होता है, बड़े छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है, 20-20, 30-30, 40-40 साल में मोतियाबिंद होता है, जो कि आमतौर पे 60, 65, 70 साल की उम्र में होना चाहिए। फिर ये तो एक मोतियाबिंद तो एक लेंस है जो कि आँख का मेरे ख्याल से 5 से 10% हिस्सा है। आँख के हमारी देखने की क्षमता और जो देखने की मशीन है वो तो हमारी पीछे है, रेटिना में, और वहाँ पे जो है अगर मैकुला में हमारा जरा सा भी दाग आ जाएगा, ब्लड का आ जाएगा, या वो सब डायबिटीज़ से होता है उसमें। और हमारे क्या कहते हैं, रेटिना को जो है बहुत भयंकर रूप से प्रभावित करती है, और वहाँ पे जरा सा भी दाग आ जाएगा तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। लेंस तो ठीक है, हमारे चश्मे का लेंस है, टूट गया, हमने बदल लिया, पर अब जब अगर हमारे रेटिना पे और मैकुला पे स्पॉट आ गया तो वो तो हम सारी ज़िंदगी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आँखों में ये है। हार्ट में मैंने आपसे कहा कि खून की धमनियों को जो वो ब्लॉक करती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब जम जाता है। ठीक है, तो वो तो दिल को उसकी सप्लाई नहीं मिलेगी। वही कारण जो है आपके दिमाग में भी है कि वही दिमाग की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम गया, सब कुछ जम गया, तो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, पूरे फैट्स हैं, ये अब जम गए तो खून की जो वसा की जो चौड़ाई वो कम होती जाएगी, वो उसको ब्लॉक कर देंगी, और फिर क्या होगा, फालिज हो सकता है। गुर्दों पे बहुत बड़ा असर है, मेजर कारण है। आप अगर किसी भी किडनी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे बड़ा किडनी डैमेज जो है वो डायबिटीज़ की वजह से है। ठीक है, तो ये है नहीं ये इसमें है। और बाकी पैरों की नसें, आप देखिए झंझनाहट होती है, पैरों में दर्द होता है, और आप थोड़ी दूर चलते हैं और आपको एक रुकावट होती है, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। आप बहुत लंबे चल नहीं पाते हैं, आपको चलने में रुकना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है कि पैरों की जो नसें हैं, खून की रगें हैं, उनमें दौरान कम हो जाता है, ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर आपको थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप चल पाते हैं। तो इसको कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। दूसरा जो है आपकी जो खून की कमी से, क्योंकि खून ही हमारे शरीर की हर अंग को जो है वो अपना खाना खिलाता है, तो जब हमारी नसों की, पैर की नसों को और कहीं की भी और की भी नसों में अगर खून की सप्लाई पूरी नहीं होगी तो फिर वो भी अपना काम करना छोड़ देंगे, पैरों में झंझनाहट हो जाएगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद हमारे दर्शकों को मालूम है या नहीं है, नामर्दगी का एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़, क्योंकि ये लिंग की भी जो नसें हैं उनको भी ब्लॉक कर देती है। तो वहाँ पे जब खून का दौरान नहीं होगा तो उसमें वो तनाव नहीं आएगा, और वो उसमें भी काफ़ी फैमिली डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं इसी वजह से। तो मैंने आपसे कहा ना कि इस शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, चाहे वो फेफड़े हैं, चाहे वो मेरा लिवर है, फैटी लिवर का बहुत बड़ा कारण है ना, और चाहे वो मेरे गुर्दे हैं, चाहे वो खून की रगें हैं, नसें हैं, वो सब जगह शुगर का प्रकोप है। गर्भवती महिलाओं को भी नुकसानदायक हो सकता है? गर्भवती महिलाओं में भी नुकसानदेह है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर लेडीज़ में उस एज में, प्रेगनेंसी वाली एज में लेडीज़ को डायबिटीज़ है और उन्हें मालूम नहीं है तो गर्भपात हो जाता है बहुत पहले से। दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्योंकि हमारे दिमाग का और दिल का जो डेवलपमेंट होता है वो पहले 3 हफ्ते में होता है, अगर पहले 3 महीने में होता है, सॉरी। तो जिन
लेडीज़ को ये मालूम नहीं है उनके, और उन्होंने कभी उसकी मतलब उस समय चिंता भी नहीं करी, आदमी सोचता भी नहीं है। तो इसलिए प्रेगनेंसी से पहले एक बार शुगर अगर के बारे में हम सोच रहे हैं तो एक बार हमें अपना शुगर ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद हम अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चे में, आने वाले बच्चे में दिल की बीमारी हो जाए, उसके आने में उसको नसों की बीमारी हो, है ना। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, उसका माइंड का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो। ये तो एक किस्म की डायबिटीज़ है जो कि डायबिटीज़ प्रेगनेंसी से पहले से चल रही है, जिसको कहते हैं हम डायबिटीज़ प्री-जीडीएम, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो प्रेगनेंसी। फिर एक डायबिटीज़ दूसरी है जो प्रेगनेंसी में होती है, जो पहले चेक कराएंगे तो उसमें नहीं मिलेगी, और वो आम तौर पे हमको छठे सातवें महीने में सामने आती है, जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। वो प्रेगनेंसी की वजह से होती है, ठीक है। तो उसमें जो है प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी शुगर बढ़ जाती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये होने की संभावना उन लेडीज़ में ज़्यादा होती है जिनमें कि आगे चल के शायद डायबिटीज़ होने की भी संभावना हो। डॉक्टर साहब, आखिर में आपका सफ़रनामा बताना चाहेंगे। मेडिकल की एजुकेशन आपने कब कौन से मेडिकल कॉलेज से कब पास आउट की थी, फिर आप पैसे प्रैक्टिस में आए थे, और आईएमए की क्या क्या जिम्मेदारियां रही थी? मुझे लगता है 1-2 मिनट में आप बता पाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल, ये भी बहुत अहम चीज़ है। मैंने शायद 1974 में मैंने अपना इंटरमीडिएट किया था, वो प्री मेडिकल किया था मैंने चंडीगढ़ से। उसके बाद मैंने CPMT का एग्ज़ाम दिया था, वही एक एग्ज़ाम था उस समय यहाँ पे जो यूपी के लिए होता था, और उसमें मेरा पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, 1974 में गया था वहाँ पे। और उसके बाद 1979 मार्च तक मैंने अपना MBBS कंप्लीट कर लिया। 1 साल की इंटर्नशिप मैंने बरेली से ही करी। उसके बाद जो है फिर मैंने, क्योंकि हम उस ज़माने में हमारे पास नीट का एग्ज़ामिनेशन नहीं था, हमारे जो नंबर आते थे हमारे MBBS के उसमें, उसी की मेरिट पे हमें PG की सीट मिल जाती थी। तो उस समय, और उसमें क्योंकि PG की सीट मेडिसिन में सबसे टॉप नंबर पे जाती थी, तो उसमें भी मुझको मेडिसिन की सीट मिल गई थी ऊपर वाले की कृपा से और मेरे बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से। और वो मैंने MD जो है वो 1983 में, वो भी मार्च के महीने में कंप्लीट किया। कौन से कॉलेज थे? GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। फिर प्रैक्टिस में कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वहीं पे मेरी मुलाकात जो आज मेरी वाइफ है उनसे भी हुई, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम वैवाहिक बंधन में बढ़े। डॉक्टर नीरू साहनी जो पैथोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, तो और उसके बाद सन 1983 में सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि जब मैं बरेली आ रहा हूँ तो पहले तो मेरी वाइफ सेट हो, क्योंकि दोनों का, उन्होंने डिप्लोमा किया था तो वो हम दोनों ने साथ ही साथ ख़त्म किया था अपना कोर्स। तो पहले मैंने ये कोशिश करी कि उनको सेट किया जाए। तब तक मैं कैम्फर हॉस्पिटल में एज अ फिजिशियन वर्क कर रहा था। 1 साल मैंने काम किया, और जब वो अपना प्रैक्टिस में सेट हो गई उसके बाद मैंने अपनी क्लिनिक कुतुब खाने पे खोल ली थी। और तब से मैं 1984 से अभी तक मैं लगातार प्रैक्टिस में हूँ। आपके पुत्र परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरा अमेरिका में है, बड़ा बेटा जो अमेज़ॉन में है, और अमेज़ॉन के क्लाउड फ्रंट में है। वो वहाँ पे जो है जनरल मैनेजर है और काफ़ी बड़ी पोस्ट पे है। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है। और दूसरा बेटा जो है उसने, वो डॉक्टरी वाली लाइन में है। उसने अपना MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से किया। उसके बाद उसने अपना ENT में MS की डिग्री ली PGI चंडीगढ़ से, और उसके बाद उसने एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद वो टाटा में चला गया, और टाटा से उसने जो है MCH हेड नेक ऑन्कोलॉजी में किया, सर्जन। और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, और फरीदाबाद में है। माँ अमृता का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि लगभग 2800 बिस्तर का बेड है, और मेडिकल कॉलेज भी है। वो उसी में हेड